अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेलुलर रिस्पायरेशन को इन जनरल के रिस्पायरेशन क्या होती है, और हमने इसमें उस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो किस तरह से है, रिस्पायरेशन से जो है वो डिफ्रेंशिएटेड किया जा सकता है सेलुलर रिस्पायरेशन को। तो आज के लेक्चर में हम फिर सेलुलर रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। अक्सर अवकाश जो है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि अगर सेलुलर रिस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं अगर उनको अलहदा डिस्कस किया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जो है याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी आसानी के लिए सेलुलर रिस्पायरेशन के पूरे टॉपिक को एक ही पेज पे मैंने कवर कर दिया है। इसके जो मेन स्टेप्स हैं उनको मैंने एक ही पेज पे जो है आपके लिए समराइज़ कर दिया है ताकि आप उसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सकें। सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होती है कि ग्लूकोज की जो है ब्रेक डाउन हो रही होती है सेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, और ग्लूकोज की क्या होती है सेल के अंदर ब्रेक डाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। एंड टू जब ग्लूकोज की तोड़ फोड़ हो रही होती है तो हमारे पास जो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो हमारे पास CO2 बनती है, एक हमारे पास वाटर बनता है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या बनती है, एनर्जी। तो मोस्टली जो है हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमारा मकसद ये एनर्जी है। ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो क्यों कर रहे हैं, हम इस एनर्जी के लिए कर रहे हैं, इस ATP सिंथेसिस के लिए कर रहे हैं। ATP हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको कि वाटर जो है वो कहाँ पे बन रहा है, CO2 कहाँ पे बन रही है, और ATP जो है कहाँ पे बनती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन। तो अगर हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला स्टेप है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे पास ग्लूकोज से शुरू होता है। पहले मैंने आपको बताया कि सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो यहाँ पे ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, और इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिट या तोड़ फोड़, मीन्स ग्लूकोज को तोड़ना। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। ओवरऑल जो सेलुलर रिस्पायरेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, दो जगह पे हो रहा है, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन दो साइट्स पे जो है पूरा सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, इन साइटोप्लाज्म, और दूसरे नंबर पे क्या कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो बाकी सारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, इसके अलावा हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल हो गया, और यहाँ से ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ये जो प्रोसेस हमारे पास कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, और ये जो प्रोसेस हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का ये कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के ऊपर हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का यहाँ पे फार्मूला दिया गया है C6H12O6। इसकी तोड़ फोड़ की जाती है, इसको तोड़ा जाता है इनटू पायरोवेट। पायरोवेट हमारे पास क्या है, 3 कार्बन जो है कंपाउंड है, और ग्लूकोज हमारे पास क्या था, 6 कार्बन था। ग्लूकोज हमारे पास क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था, इसको तोड़ा गया है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड पायरोवेट। पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे। पायरोवेट का फार्मूला यहाँ पे बताया गया, CH3C डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड O C डबल O नेगेटिव जो है इसका फार्मूला दिखाया गया। तो ये जो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O है, इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको हम नाम देते हैं एसिटाइल ग्रुप का। और ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास CO2 है। तो पायरोवेट की जब बात करें तो पायरोवेट हमारे पास 2 ग्रुप्स का मिक्सचर है, एक एसिटाइल ग्रुप का और एक CO2 का जो है मिक्सचर है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, पायरोवेट बन गया इन द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस।
ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, और ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर नेक्स्ट जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, इसी तरह ग्लाइसरल्डिहाइड G3P, और G3P से फिर हमारे पास बन जाता है 2-फास्फोग्लाइसरेट, 2-फास्फोग्लाइसरेट से हमारे पास फास्फोइनोल पायरोवेट, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाता है, पायरोवेट के जो है 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिटेल वाइज स्टेप्स जो है वो मैंने नहीं दिए हुए, क्योंकि आपकी बुक में जो है ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो डिटेल में जो है दिया गया है। आपने वहाँ से इसके जो पूरे स्टेप्स हैं उनको रट लेना है, क्योंकि इसका और कोई मेथड है ही नहीं कि आपको कंसेप्चुलाइज किया जाए, सारा प्रोसेस कंसेप्चुलाइज कराया जाए, उसके लिए कोई तरीका ही नहीं है। आपने जस्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स जो हैं वो अपनी बुक से फॉलो कर लेने हैं। सारे स्टेप्स जो हैं आपने अपने माइंड में याद कर लेने हैं कि कैसे कैसे जो है स्टेप जो है हो रहे हैं। इसके अलावा एक और बात कि ये जितना भी सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है या जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जितना भी प्रोसेस हो रहे थे, इसमें क्या हो रहे होते हैं कि इनके जो ये कन्वर्जन हो रही है, ये सारी इसके थ्रू क्या हो रही है, स्पेसिफिक इंजाइम जो है वो इसको कन्वर्ट करवा रहे होते हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, तो इसके कन्वर्जन में क्या हो रहा है, इंजाइम यूज़ हो रहे हैं। वो इंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है, इसके एंजाइम भी या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये कैटालाइज हो रहे थे थ्रू एंजाइम्स। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास एक और बात बताना मैं आपको ज़रूरी समझता हूँ कि इसके अंदर एक ATP जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ATP कंज्यूम हो रहा होता है। ATP हमारे पास क्या होता है, कंज्यूम होता है ड्यूरिंग दिस फेज, जिसमें ATP कंज्यूम हो रहा है। इस फेज़ को हम क्या नाम देते हैं, इस फेज़ को हम नाम देते हैं प्रिपरेटरी फेज़ का, कि ग्लूकोज क्या है, प्रिपरेशन के लिए तैयार हो रहा है, ब्रेक डाउन के लिए तैयार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि उसकी ब्रेक डाउन के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो तैयार करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर फास्फेट ऐड करते हैं, और ये फास्फेट कहाँ से आता है, ATP के थ्रू आता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ATP क्या करती है, कंज्यूम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फेज़ का नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है, ATP जो है जनरेट होती है। ATP क्या होती है, जनरेट होती है। इसको हम जनरेटिव फेज़ भी कहते हैं, प्रोडक्शन फेज़ भी कहते हैं, या ऑक्सीडेटिव फेज़ का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि NAD जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसी फेज़ में NAD भी रिड्यूस होता है। तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ATP यूज़ हुआ, कंज्यूम हुआ, ATP प्रोड्यूस भी हुआ है, और हमारे पास एक NADH जो है ये प्रोड्यूस भी हुआ है। ये इसका अल्टीमेट जो है रिज़ल्ट है। तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इनटू पायरोवेट। पायरोवेट हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब पायरोवेट से जो है ये 2 ग्रुप्स पे मुश्तमिल है, एक एसिटाइल ग्रुप है और एक क्या है, CO2। यहाँ से पायरोवेट से जो CO2 है इसको रिमूव कराया जाता है। ये जो CO2 है इसको रिमूव करवाया जाता है पायरोवेट से, और बाकी क्या बचा हमारे पीछे, जो पायरोवेट के अंदर क्या बना, एसिटाइल ग्रुप बच गया। अब एसिटाइल ग्रुप के साथ एक और चीज़ ऐड की जाती है यहाँ पे, कोएंजाइम A। कोएंजाइम A जो है एसिटाइल ग्रुप के साथ ऐड किया जाता है यहाँ पे ये कोएंजाइम A जो है ऐड कर दिया जाता है। एज ए रिजल्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो क्या है, हमारे पास एसिटाइल को A बन जाता है। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन हमारे पास एक और NAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH, कि जैसे ही यहाँ से CO2 निकला तो यहाँ से क्या हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ हुए, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और हाइड्रोजन आयन जो है ये क्या करते हैं, NAD पॉजिटिव जो है वो ले लेता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है
NaDH के अंदर। अब एसिटाइल को जो है ये क्या है, एंट्री स्टेप है, इसको हम नाम देते हैं एंट्री इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारे पास क्या है, पायरुवेट से हमारे पास सेकंड स्टेप स्टार्ट हुआ था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, कि पायरुवेट की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। पायरुवेट के अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजनेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और ऑक्सीडेशन के नतीजे में क्या होता है कि इससे हाइड्रोजन जो है निकल जाता है, पायरुवेट से हाइड्रोजन जो है निकल जाता है। और ये हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पे चला जाता है, NaDH के साथ जाके ऐड हो जाता है। NaDH की क्या करवा देता है, रिडक्शन करवा देता है। एसिटाइल को ए यहाँ पे पहुँच गया। अब ये एसिटाइल को ए कहाँ पे चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल एंट्री होती है तो यहाँ पे एक ATP जो है, यहाँ पे एक ATP क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। इस एसिटाइल को ए को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करवाने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि एक ATP जो है कंज्यूम हो जाता है, एक और ATP। अब एसिटाइल को ए के अंदर जो थे 2 कार्बन थे, ये क्या था, 2 कार्बन कंपाउंड था। ये पायरुवेट हमारे पास क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, जिससे एक CO2 हमारे पास यहाँ से निकल गया है बाहर, ये हमारे पास बाहर चला गया है। तो बाकी कितने बचे, 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे। ये जो C है ये क्या है, कोएंजाइम A का C है, ना कि कार्बन का C है। तो बाकी जो बचा है यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप के 2 कार्बन बचे हैं। तो ये यहाँ पे ये जो शो किए हुए हैं एसिटाइल ग्रुप के 2 कार्बन। और यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो जाता है तीसरा स्टेप जो है हमारे पास, क्रेब्स साइकिल, या जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम देते हैं, या TCA साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट था जिसने इस साइकिल को डिस्कवर किया था वो उसका नाम था क्रेब। और ये साइकिल कहाँ पे कैरीड आउट हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। माइटोकॉन्ड्रियल की जो मैट्रिक्स है वहाँ पे ये जो साइकिल है हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये साइकिल हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, वो सिट्रेट है, सिट्रेट, या इसको सिट्रिक एसिड कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ऑक्सालो एसीटेट हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले से प्रेजेंट है ऑक्सालो एसीटेट। ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये इसको OX से शो किया गया है यहाँ पे। ऑक्सालो एसीटेट क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से प्रेजेंट है। 4 कार्बन ये ऑक्सालो एसीटेट के पहले से प्रेजेंट है। और 2 कार्बन हमारे पास कौन से हैं, ये एसिटाइल को ए के जो एसिटाइल ग्रुप्स के 2 कार्बन हैं, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और यहाँ से जो कोएंजाइम ए है यहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है, कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। कोएंजाइम ए रिलीज़ हो गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास, एसिटाइल ग्रुप बचा। ये एसिटाइल ग्रुप के 2 कार्बन जो हैं इसके साथ कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनाते हैं, सिट्रेट। सिट्रेट हमारे पास क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इसको हम सिट से एब्रीवेट करते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब सिट्रेट के अंदर क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट था और यहाँ पे एक OH प्रेजेंट था, तो ये आपस में क्या करते हैं, पोजीशन को शफल कर लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे आ जाता है और ये जो OH ग्रुप है यहाँ पे चला जाता है। तो इस पोजीशन रीशफलिंग के नतीजे में, इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में हमारे पास सिट्रेट का एक आइसोमर आ जाता है। आइसोमर क्या होता है कि सेम केमिकल फार्मूला होता है, सेम जो उसका फार्मूला होता है, लेकिन जो उसके एटम है वो रीअरेंज हो जाते हैं। तो इस रीअरेंज फार्म को या इस आइसोमर को हम क्या नाम देते हैं, आइसोसिट्रेट का नाम दे देते हैं। ये भी 6 कार्बन ही है, जस्ट रीअरेंजमेंट हुई है। अब आइसोसिट्रेट से फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, आइसोसिट्रेट से एक CO2 जो है ये बाहर निकल आता है।
ये यहाँ पे एक CO2 बाहर निकल आया। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या बचा, एक 5 कार्बन कंपाउंड बच गया। एक CO2 यहाँ से निकला, 6 कार्बन था, एक CO2 यहाँ से ये निकला, तो बाकी कितने बचे, 5 कार्बन बचे। इस 5 कार्बन कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट में क्या होता है कि एक कोएंजाइम ए जो है, जो यहाँ से निकला था, ये कोएंजाइम ए जो है ये यहाँ से इसके अंदर ही निकला था, तो ये यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आके इसके साथ ऐड हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट के साथ कोएंजाइम ए ऐड हो जाता है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है, एक और कार्बन जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। बाकी कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन। तो ये देखें 4 कार्बन, और उसके साथ हमने क्या अटैच कर दिया है, कोएंजाइम ए अटैच कर दिया है। इस पूरे कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, सक्सीनाइल को ए। सक्सीनाइल को ए, सक्सी 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनाइल को ए की फॉर्मेशन में एक और NADH जो है प्रोड्यूस हो जाता है। NAD की रिडक्शन होती है इनटू NADH में। सक्सीनाइल को ए क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सक्सीनाइल को ए से फिर नेक्स्ट क्या बन जाता है हमारे पास, सक्सीनेट बन जाता है। सक्सीनेट भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। इसमें क्या होती है कि सक्सीनाइल को ए की फास्फोराइलेशन होती है। इसमें एक क्या होता है, इससे एक फास्फेट ग्रुप जो है रिमूव किया जाता है, यहाँ से ATP की सिंथेसिस होती है, और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास क्या बन जाता है, सक्सीनेट। सक्सीनेट क्या है हमारे पास, 4 कार्बन कंपाउंड है। सक्सीनेट को फिर कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमारेट के अंदर। फ्यूमारेट भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमारेट की कन्वर्जन के दौरान सक्सीनेट से फ्यूमारेट जब बन रहा होता है, तो इसके दौरान एक और चीज़ बन जाती है, यहाँ पे FAD है, ये मैं भूल गया। यहाँ पे ये जो है ये ATP नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये है, सॉरी, इसको अगर इसको मैं थोड़ा सा पॉइंटर साइज़ कम कर लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल हो। एक्चुअली यहाँ पे ये ADP नहीं है, यहाँ पे होता है हमारे पास FAD। इसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, और ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे इनटू FAD H के अंदर। यहाँ पे ये FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। जैसे ही सक्सीनेट को कन्वर्ट किया जाता है फ्यूमारेट के अंदर, तो यहाँ पे एक FAD जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू FADH2 के अंदर। अब ये जो फ्यूमारेट है, इससे अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है निकाल दिया जाए बाहर, वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर निकाल दिया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेलेट के अंदर। मेलेट फिर से हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। फ्यूमारेट से जस्ट यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, ना कि कार्बन निकला है, तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है फ्यूमारेट, ये फिर से मेलेट के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो मेलेट भी हमारे पास क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ही है। तो ये जो वाटर है, ये कौन सा वाटर है, ये जो फर्स्ट स्टेप था, ये जो एक लाइन है, इसमें पूरा सेलुलर रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को इस एक लाइन के अंदर समराइज किया गया है कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से क्या बना, हमारे पास वाटर बना, CO2 बना और ATP बना। वाटर कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, फ्यूमारेट के जो ब्रेक डाउन हो रही है इनटू मेलेट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। CO2 कहाँ पे बन रहा है, CO2 हमारे पास यहाँ पायरोवेट के ऑक्सीडेशन के दौरान बना, हमारे पास यहाँ
आइसोसिट्रेट से जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन रहा था तो वहाँ पे भी CO2 रिलीज़ हुआ। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से जब सक्सिनाइल CoA बना, यहाँ पे भी CO2 रिलीज़ हुआ। तो CO2 यहाँ पे रिलीज़ हुआ, यहाँ पे रिलीज़ हुआ और यहाँ पे रिलीज़ हुआ है CO2। और H2O कहाँ पे रिलीज़ हुआ है? फ्यूमारेट की कन्वर्जन के दौरान रिलीज़ हुआ है। और ATP हमारे पास जो थर्ड जो स्टेप है ATP, तो ATP को हमने बाद में डिस्कस करना है कि ATP जो है कहाँ कहाँ पे बन रही है। मेलेट जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सालोएसीटेट दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑक्सालोएसीटेट से स्टार्ट हुआ था। ऑक्सालोएसीटेट से सिट्रेट बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है सक्सिनाइल CoA, सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमारेट, मेलेट एंड अल्टीमेटली फिर से ये कन्वर्ट हो गया इनटू ऑक्सालोएसीटेट। तो साइकिल, ये एक साइक्लिक स्टेप है। मीन्स जहाँ से हम शुरू हुए थे हम अल्टीमेटली वहीं पे दोबारा से आ गए और दोबारा से ये जो है ऑक्सालोएसीटेट दोबारा से एक नया साइकिल स्टार्ट कर देगा। मेलेट से जब ऑक्सालोएसीटेट बनता है तो यहाँ पे एक और NADH जो है ये क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो एक NADH यहाँ बना था, एक NADH हमारे पास यहाँ बना, एक NADH हमारे पास यहाँ बना है, एक NADH हमारे पास यहाँ बना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने NADH बने हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर? यहाँ पे हमारे पास 2 NADPH बन रहे हैं, लेकिन इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि हमारे पास ये जो एसिटाइल CoA थे ये 2 मॉलिक्यूल इस साइकिल के अंदर इंटर हो रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड बन रहे हैं उनको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ पे जो ATP की सिंथेसिस है तो यहाँ पे ATP जो बन रहा था यहाँ पे ATP के भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर एक पायरोवेट के लिए एक ATP बन रहा था तो यहाँ पे 2 पायरोवेट जो इंटर होंगे तो उसके लिए 2 ATP बन जाएंगे। इसी तरह अगर एक जो है उसके लिए एक NADH बना तो 2 के लिए हमारे पास कितने बन जाएंगे? 2 NADH बन जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो नेक्स्ट यहाँ पे जो है प्रोसेस है उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आ जाते हैं। उसको हमने नेक्स्ट जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है उसमें हमने डिस्कस करना है कि ये जो NADH या जो FADH2 हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर या ग्लाइकोलाइसिस के अंदर या पायरोवेट की ऑक्सीडेशन के दौरान हमारे पास रिलीज़ हुआ है, इसको हमने कैसे एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना है या कैसे ATP के अंदर कन्वर्ट करना है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हमारा लास्ट स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, उसको हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।